अस्सलाम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि अल्बर्ट बंदोरा ने इसको रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी थी। आगे हम पढ़ेंगे न्यूरोसाइकोलॉजी एंड लर्निंग, जिसमें हमारे पास आ जाती है मोटर लर्निंग थ्योरी आ जाती है, मोटर लर्निंग की स्टेजेस आ जाती है। सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है आपने, सेम है जैसे लिखी हुई है। न्यूरोसाइकोलॉजी की हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है वो स्टडी किया जाता है एक इंडिविजुअल का। अब इसको स्टडी करने के लिए वो चीज जिस पे बेस करी होती है उसको भी देखना पड़ता है, जिसमें हमारे पास आ जाती है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आ जाती है। वो किसकी की जाती है? ब्रेन की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी हमारे पास एक साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजिकल बिहेवियर की, जो कि बेस करती है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने इसमें से कुछ भी नहीं करना है, न्यूरोसाइकोलॉजी की डेफिनेशन बस याद करनी है और इस पे से आपने कुछ भी नहीं याद करना। उसके बाद आपने ये पॉइंट तीन चार देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने बस रीड आउट कर लेने हैं। सबसे इन इसमें क्या जो न्यूरोसाइकोलॉजी की एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, मतलब कहाँ पे ये फार्मुलेट होती हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास पेवलोवियन कंडीशनिंग पीछे थ्योरी पढ़ी थी हमने। इसमें कहता है कि जो इमोशन आता है वो प्ले की रोल है उनका इसकी इस थ्योरी के अंदर, जिसमें ये जो इमोशन है ना न्यूरोसाइकोलॉजी के रिलेटेड है। इसमें इसको स्टडी किया जाता है। अब ये जो इमोशन है ये किसमें यूज हो रहे होते हैं? पेब्रोलियन कंडीशनिंग के जो हमें जो थ्योरी हमने पीछे पढ़ी थी उसमें यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो रिसर्च होती है वो हमारे पास कहते हैं जो लर्निंग थ्योरी की जो वैलिडिटी होती है, जो कंस्ट्रक्ट होती है, जिस पे बेस कर रहा था उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंफर्मेशन के लिए ये न्यूरोसाइकोलॉजी को रिसर्च के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा गस्टाल्ट प्रिंसिपल में भी ये यूज होती है। इसके अलावा हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की डायनामिक जो प्रोसेस होता है ये इंफॉर्मेशन का, उसको स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास के जो इमोशन हमारे पास पेवलोवियन कंडीशनिंग में यूज होता है। दूसरा पॉइंट है जो हमारे पास रिसर्च में यूज होते हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में। और थर्ड हमारे पास ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि जो लर्निंग थ्योरी है हमारे पास फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती है कि इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस आती है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उसको वेल परफॉर्म करने के लिए एक लर्निंग का बहुत ज़रूरी है। तो वो जो लर्निंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती है, डायनामिक है क्योंकि ये ऑनगोइंग होती है और चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंट तो होती नहीं। इसलिए इसके बाद ये सोचा गया था कि जो ब्रेन है अब इसको हम फिक्स के तौर पे नहीं देखेंगे, लेस फिक्स होता है। जिस तरह के इंडिविजुअल के थॉट्स होते हैं, परसेप्शन होते हैं, लर्निंग है, नॉलेज, वो चेंज होता रहता है। इसी तरह इट चेंजेस विद लर्निंग एंड एक्सपीरियंस के साथ इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास ब्रेन की प्रोसेसेस होती है, चेंजेस होती है, थॉट्स, लर्निंग जो एक्सपीरियंस होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता होता, डायनेमिकता चेंज होता रहता है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रेन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल के अंदर। उनका जो मेथड होता है लर्निंग का, टीचिंग का, एक्सपीरियंस का, गेनिंग द नॉलेज, वो सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, ब्रेन प्रोसेसेस इज डिफरेंट फॉर ईच लर्नर, दस मेथड ऑफ गेनिंग द लर्नर attention, controlling the amount and pace of learning, and identifying the specific mechanism for enhancing learning are unique for each person। के हर इंडिविजुअल की जो होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, उसके बाद हमने याद करना है, ये पॉइंट आपने बस देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास जाती है लर्निंग थ्योरी के कंपैरिजन आ जाते हैं। कंपैरिजन में हमारे पास ये जितने ये पूरा टेबल है आपको याद करने की जरूरत नहीं, जितनी भी हमने पीछे थ्योरी पढ़ ली वो सारा उसने यहाँ पे बताया है थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले हमारी बिहेवियर लर्निंग थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी पढ़ी है, सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी है, और इसके अलावा हमारे पास साइकोडायनामिक लर्निंग थ्योरी पढ़ ली है। जिस तरह आपने पीछे याद किया जहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है बस आपने जो जैसे पीछे पढ़ा है बस वही याद रखना है, इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोटर लर्निंग थ्योरी। मोटर लर्निंग थ्योरी, अब हमने सबसे पहले मोटर लर्निंग की थ्योरी की डेफिनेशन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोटर लर्निंग थ्योरी क्या है? मोटर लर्निंग थ्योरी ये हमारे पास सेट ऑफ प्रोसेसेस होता है जो किसके साथ एसोसिएट होता है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो मोटर लर्निंग होती है वो एसोसिएट दो चीज़ के साथ, एक तो उसकी प्रैक्टिस के साथ और एक्सपीरियंस। जितना वो प्रैक्टिस करेगा एक चीज़ की, जो एक्सपीरियंस गेन करेगा उतनी ही उसकी मोटर लर्निंग ज़्यादा होगी, जो कि लीडिंग टू रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द कैपेबिलिटी फॉर द मूवमेंट। जो भी इंडिविजुअल की जब वो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस करेगा, जब प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो चेंजेस होती है कैपेबिलिटी मूवमेंट की, उसके अंदर चेंजेस आता रहती है, आस्ता आस्ता आती रहती है। तो वो उनको फिर सीखता है और लर्न करता है और इस तरह उसकी मोटर लर्निंग डेवलपमेंट होती है। उसके बाद मोटर परफॉर्मेंस क्या है? मोटर परफॉर्मेंस मेरे पास क्या होता है? ये इनिशियल एक्वाइजेशन का मतलब होता है गेन करना किसी चीज को, एक्वाइजेशन ऑफ अ स्किल बट नॉट नेसेसरी लॉन्गर टर्म रिटेंशन ऑफ दैट स्किल। मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ सबसे पहले सीख लिया, उसको गेन कर लिया, अब वो अब वो परमानेंट नहीं रहती, लेकिन मतलब यहाँ उसका ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट ही होता है अगर आप उसकी प्रैक्टिस ना करें। अगर प्रैक्टिस करते रहें या एक्सपीरियंस करते रहे तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक रहती है फिर आपकी।
उसके बाद स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग आ जाती हैं। इसको सबसे पहले हमारे पास कोग्निटिव स्टेज है, एसोसिएटिव स्टेज है और ऑटोनोमस स्टेज है। सबसे पहले कोग्निटिव स्टेज क्या है? कोग्निटिव स्टेज में हमारे पास जितनी भी उसकी थॉट्स है, अटेंशन है, इसके अलावा एटीट्यूड है, या उसकी टीचिंग टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, जिसको प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी जो भी स्ट्रेटजी या तकनीक या अपना नॉलेज यूज कर रहा है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको कहते हैं कोग्निटिव मैप या कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी या कोग्निटिव प्लान कहते हैं उसको। ठीक है, उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में, थिंकिंग में चेंजेस आती है, और अपनी वो सारा नॉलेज, अपनी जितनी भी उसके अंदर कैपेसिटी होती है उसको यूज करता है ताकि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। इसको हम कहते हैं कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। उसके बाद हमारे पास इसमें जो कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी की स्ट्रेटजी है वो है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इसका इसका इसमें हम सबसे पहले एम्फसाइज करते हैं कि इस स्किल्स का पर्पस क्या है, एम्फसाइज द पर्पस ऑफ द स्किल्स इन द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा पॉइंट है कि हमने सिमिलैरिटीज जितनी भी है हमने पॉइंट आउट करनी है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है और क्लियर और कंसाइज इंस्ट्रक्शन का यूज करना है। आइडियल परफॉर्मेंस को डिमोन्स्ट्रेट करना होता है, जितने भी कम्प्लेक्स मूवमेंट होती है उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। और लर्नर को हमने इंकरेज करना है ताकि वो अपनी वर्बलाइज कर सके अपनी इंस्ट्रक्शन को और वाच करे मूवमेंट को। उसके बाद हमने मैनुअल गाइडेंस देनी होती है ताकि वो जो भी हमने लर्न किया है उसको वो एक बार परफॉर्म किया जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पर्पस को देखा जाता है, फिर सिमिलैरिटी को पॉइंट आउट करते हैं, फिर डिस्ट्रक्शन को काम करते हैं और आइडियल परफॉर्मेंस को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि लर्नर को इनकरेज किया जाता है कि जितना भी उसने लर्न किया है अब इंस्ट्रक्शन को वर्बलाइज करे और मूवमेंट को वाच करे। उसके बाद हमने मैनुअल गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, सबसे पहले हमारे पास कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी पढ़ ली, अब हमारे पास एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी। और एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी में, कोग्निटिव में यही है ना कि कोई भी प्रॉब्लम जो थी वो क्या है, ठीक है, अब हमने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किस तरह जो भी स्टेप है जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको किस तरह हमने स्टार्ट करना है, जो कोई भी काम कैसे हमने करना है, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, ये तो एसोसिएटिव स्टेज में। एसोसिएटिव स्टेज में हमारे पास जितने भी लर्निंग के इंटेल्स मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, वो स्लोली उसकी गेन हो रही होती है और वो काम उसके चांसेस होते हैं, एरर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें हो टू डू या हो टू स्टार्ट आ जाता है। उसके इसमें हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजी आ जाती हैं। इसमें जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं जिस तरह ऊपर डिक्रीज हो रहे थे। इसमें लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इंक्रीज है, उधर काम थे। इसी तरह प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली इसमें होती है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को एम्फेसाइज किया जाता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और गाइडेंस होती है, फीडबैक वो डिक्रीज हो जाता है, और मैनुअल जो गाइडेंस होती है इसमें अवॉइड की जाती है, उसमें प्रोवाइड की जाती थी। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क होते हैं उसको इंक्रीज होते हैं, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इंक्रीज होती है, और जो प्रैक्टिस होती है इंडिपेंडेंटली वो भी इंक्रीज होती है। इसमें मैनुअल गाइडेंस से बांट किया जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एम्फेसाइज किया जाता है, और इसके अलावा गाइडेंस और जो फीडबैक होता है उसको हम डिक्रीज करते हैं। ये हमारे पास हो जाती है मोटर लर्निंग की स्टेजेस। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, सबसे पहले कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी है जिसमें हमारे पास आ जाता है व्हाट इज टू बी डन, कि हमने क्या करना है। हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उनमें हम स्ट्रेटेजी को, जो टेक्निक का यूज करते हैं इस तकनीक के अंदर ताकि हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। ठीक है, ये हमारे पास होती है कोग्निटिव। इसके बाद इसमें हमारे पास स्ट्रेटेजी जिसमें हम पर्पस को देखते हैं, उसकी सिमिलरिटी को पॉइंट आउट करते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन को कम करते हैं, कंसाइज और क्लियर जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको यूज करते हैं, और आइडियल परफॉर्मेंस को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। जितनी भी कम्प्लेक्स मूवमेंट होती है इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, और लर्नर को कहते हैं इंकरेज किया जाता है ताकि वर्बलाइज करे जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है, और इसके अलावा आवाज के मूवमेंट को, और जो मैनुअल गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे पास हो जाती है एसोसिएटेड आ जाती है। एसोसिएटेड में हमारे पास हो जाती है कि जो जितनी भी हमारे पास अब हमने किस तरह हो टू डू, किस तरह ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ये सारा इसमें आ जाता है, जिसमें उसकी जो चांसेस होते हैं एरर के वो कम होते हैं। इसमें भी स्ट्रेटेजी है कि कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है, प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली होती है, मैनुअल गाइडेंस से अवॉइड किया जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एम्फसाइज किया जाता है, गाइडेंस और फीडबैक में इसमें डिक्रीज होते हैं। थर्ड हमारे पास है ऑटोनोमस स्टेज, जिसमें हमारे पास क्या होती है, जिसमें स्पीड और एफिकेसी जो होती है परफॉर्मेंस की वो कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो होती है वो इम्प्रूव होती है, जिसमें हमारे पास जो अटेंशन होती है और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है वो काम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्व होने के तकरीबन एंड पे ही होती है। ठीक है, ये हमारे पास होती है ऑटोनोमस, ये हमारे पास थर्ड स्टेज होती है। आपने बस इसमें यही याद करना कि जितनी भी स्पीड होगी और एफिकेसी होगी परफॉर्मेंस की वो इंक्रीज होगी या इंप्रूव होगी, लेकिन जो टेंशन और कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग वो उसमें हमारे पास उसको इतनी जरूरत नहीं होगी टेंशन देनी। ये हमारे पास थी मोटर लर्निंग की स्टेजेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फर्दर वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।